हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो मेडिकल सेक्टर से आता है। और आज मैं आपको दिल्ली एम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे लगातार 3-4 सालों से जा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ की सारी प्रोसेस और सारी रिक्वायरमेंट्स और जो जो चीज़ चाहिए होंगे कागज़ से लेके और जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उन सब के बारे में मुझे मालूम है। तो आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो मुझे पता है वो मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने सारे दोस्तों को बताऊं जिनको इसकी वीडियो की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि एम्स में क्या प्रोसीजर है। अगर हम किसी नए पेशेंट को ले जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, किस किस जगह पे हमें क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है और कैसे ट्रीटमेंट होता है, या कैसे अगर कोई पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको कैसे वो लोग टैकल करते हैं, और हमें किन किन चीज़ों का एम्स में जब जाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स आज कवर होंगे। ये मेरा एम्स के ऊपर पहला पार्ट है। उससे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं। दोस्तों, मैं एम्स में लगातार 2019 से लेकर अब तक लगातार जाता हूं, क्योंकि मेरी मदर कैंसर पेशेंट हैं और उनको लास्ट स्टेज कैंसर था। हमको ये कैंसर के बारे में उनको 2019 में पता चला। अचानक उनको एक दिन पेट में दर्द हुआ और जब उनको किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने उनका चेकअप किया और एक कैंसर टेस्ट लिखा। बाद में जब कैंसर टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद इन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने फरीदाबाद में क्यूआरजी हॉस्पिटल में हमें जाने को कहा, ताकि वहाँ पे उनकी आगे की सर्जरी की जाए। उसके बाद उनका ओवेरियन कैंसर था, सो वहाँ पे सर्जरी हुई, बट मैटर नहीं संभाला गया। तो उन्होंने बोला कि इनका अभी आगे ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। जब खर्चा पता किया तो खर्चा अप्रोक्सीमेट 13 लाख से अबव था, और प्लस कोई गारंटी भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होगा। तो हमारे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हमें एम्स दिल्ली जाना चाहिए। इसलिए फिर हमने एम्स के बारे में पता करना शुरू किया। दोस्तों, एम्स में लगातार मेरी माताजी का 4 साल से इलाज चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत फ़ायदा भी है। बट एम्स में जो चीज़ है, जो उनकी पेपर वर्क है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम आपको बता दें, सपोज दैट अगर आप चूँकि मुझे कैंसर डिपार्टमेंट में मेरे को नॉलेज है, इस वजह से मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये कैंसर रिलेटेड जो भी पेशेंट जाएं, अगर वो वीडियो देखें तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जो जो चीज़ मेरे साथ हुआ है, मैं वो चाहता हूँ वो सारी चीज़ें उनसे शेयर करूँ, ताकि वो ट्रीटमेंट पर जाए तो उन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहे, या वो फाइनेंशियली रूप से उस चीज़ के लिए रेडी रहे कि अगर कोई चीज़, क्या मेडिसिन अगर कोई लगती है या फिर कहीं पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ताकि उनको हेल्प हो सके। दोस्तों, हमें जब पता चला कि हाँ, इनका अब मेरी माताजी का इलाज एम्स से चालू करवाना है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके एक अपॉइंटमेंट लिया। चूँकि हमें एकदम स्टार्टिंग फेज़ से चालू करना था, तो हमने अपॉइंटमेंट जो लिया वो गायनोलॉजी से शुरू किया, क्योंकि गायनोलॉजी से अगर हम कैंसर में जा रहे हैं तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस होता है। जबकि अगर कैंसर के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमें अपॉइंटमेंट 2 से 3 महीने, या हो सकता है कभी कभी 6 महीने बाद की मिल जाती है, जिससे पेशेंट की हालत कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो सबसे पहले हमने अगस्त 2019 में गायनोलॉजी में दिखाना ज़रूरी समझा। गायनोलॉजी में हमने सबसे पहले एक मेन विंडो से एक ग्रीन कलर का हमें एक रिसिप्ट मिला, जिसमें हमें प्रॉपर डेट, टाइम और डॉक्टर का रूम नंबर वगैरह लिखा हुआ था, और हमसे 10 रुपये उसका चार्ज किया गया। उसके बाद गायनोलॉजी में चूँकि हमें जल्दी ही अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो हम जब अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। दोस्तों, एम्स कभी भी जाएँ तो एक बात का बहुत ख्याल रखें कि वहाँ पे ना पेशेंस बना के रखें। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डॉक्टर्स कम होते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हमें भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। और 2019 में फिर माताजी का गायनोलॉजी में डॉक्टर्स ने देखा और उन्होंने कुछ टेस्ट, सीटी स्कैन्स वगैरह, पेट स्कैन्स वगैरह रिकमेंड किया। हम लोगों ने सोचा कि सीटी और पेट अंदर करवाया जाए, बट अंदर भी आपको बता दें कि अंदर भी सीटी और पेट स्कैन की फैसिलिटी है, बट आपको तुरंत की डेट मिलनी मुश्किल होती है। बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि आपको 8-10 दिन, हफ्ते दिन के अंदर ही कोई सीटी या पेट की डेट मिले।
चूँकि अंदर फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कोई भी टेस्ट। अगर 10,000 का आपका सीटी स्कैन है तो अंदर जाके वो मोस्ट प्रोबेबली 1500-2000 का पड़ता है। बट आपकी जो डेट मिलेगी वो मिनिमम आपकी 1 महीने तक की मिलेगी, 1 महीने बाद की मिलेगी। सो जब ऐसी कंडीशन आती है तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो बाहर से ही सीटी स्कैन करा के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो ये सब हमने फॉलो किया और वो सारी चीज़ें जो भी टेस्ट वगैरह थी वो जब हमने टेस्ट वगैरह करके और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स को ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये कैंसर पेशेंट है और इनकी सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। तो गायनोलॉजी ने मेरी मदर को वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल भीमराव अम्बेडकर कैंसर हॉस्पिटल एम्स के अंदर ही है, बिल्डिंग है, उसमें उनको रेफ़र कर दिया। तो पहले दिन का प्रोसेस ये होता है वो दोस्तों कि जैसे कि अगर कोई न्यू पेशेंट है और वो जा रहा है फर्स्ट टाइम कैंसर डिपार्टमेंट में, तो उसको पहली बार उसकी एक बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है कि 4-5 डॉक्टर रहते हैं, उनकी जो फाइल कोई अगर एम्स से रेफ़र होके आया है या कोई बाहर से मरीज़ रेफ़र होके आया है या किसी अदर स्टेट से रेफ़र होके आया है, तो उनकी सारी जो पास्ट हिस्ट्री है वो उस बोर्ड मीटिंग में देखी जाती है और बोर्ड मीटिंग में देख के उनकी एक फ़ाइल बनाई जाती है, जिसमें वो सारी जानकारियाँ होती हैं कि पेशेंट को किस तरह का कैंसर है और आगे उसकी क्या प्लानिंग है। उसके बाद फिर आगे हम प्रोसेस हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने हमारी फ़ाइल बनाई और फ़ाइल बना के और हमें दे दी और हमें नेक्स्ट डेट 1 वीक के बाद दिया। क्योंकि दोस्तों पहली बार जब फ़ाइल बन जाती है फिर ट्रीटमेंट कराने में ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट वीक में जब हम गए तो प्रोसेस ये होता है कि जैसे हमारे डॉक्टर्स का नाम होता है, रूम नंबर होता है और डॉक्टर्स किस-किस दिन बैठते हैं ये हमें पता करना होता है। ये सब चीज़ें पता चलती है तो डॉक्टर्स उन्हीं दिनों की डेट देंगे जिस दिन वो बैठते हैं, वो उनकी सीटिंग होती है। तो जिस दिन उनकी सीटिंग या डेट होगी उस दिन ही आपका जो भी ओपीडी कार्ड आप दिखाओगे तो जिस टाइम वो आपकी ओपीडी कार्ड देखेंगे, मेडिसिन्स वगैरह लिखेंगे या कीमो या जो कुछ भी उनको लिखना है लिख के और नेक्स्ट जब रिव्यू डेट देंगे, तो रिव्यू डेट के दिन जब हम जाएँगे तो वो एक लिस्ट बन के उनके पास से वो बाहर आती है। ताकि सपोज़ दैट आज 1 तारीख है, आज एक डॉक्टर ने मेरी माताजी को देखा और उसने 8 तारीख का डेट दिया। तो 8 तारीख के डेट देते टाइम वो वहाँ पे एक अलग स्टाफ बैठा होता है जो कि 8 तारीख की डेट और पेशेंट का नाम लिख के और उसको सेव कर लेता है कंप्यूटर में, ताकि जिस दिन 8 तारीख आए तो उस दिन वो सारी लिस्ट बाहर लगे। दोस्तों ये लिस्ट इस वजह से लगती है क्योंकि कोई पेशेंट ऐसे भी 8 तारीख को आ सकते हैं जिनको सडन कोई पेन हुआ हो या डॉक्टर से मिलना अर्जेंट हो गया हो और कोई पेशेंट नए भी आते हैं दिखाने के लिए बिना प्री प्लानिंग के, और जो लिस्ट में नाम उनका होता है जिनको प्रॉपर प्लान करके डॉक्टर ने डेट दी होती है। तो 8 तारीख को अगर आपका लिस्ट में नाम ये है तो ये बेनिफिट ये होता है कि आपको पहले देखा जाएगा और बाकी पेशेंट को भी देखा जाएगा, बट फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलती है जिनकी शेड्यूल्ड होता है, जिनका प्लान होता है कि उस दिन उस डॉक्टर को दिखाना है। तो ठीक ऐसे ही ट्रीटमेंट हमारे स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने जैसे डेट देते हैं तो डॉक्टर की जो ओपीडी कार्ड होती है, ओपीडी कार्ड के ऊपर एक स्टिकर लगता है जिसमें कि उसका डॉक्टर का पेशेंट का नाम और उसका जो जो भी बीमारी होती है उसका ज़िक्र होता है। उसके बाद डॉक्टर उस पे उस स्टिकर को ओपीडी कार्ड पे चिपकाता है और उसकी सारी मेडिसिन वगैरह लिख के जो भी टेस्ट कराने होते हैं वो सारे टेस्ट वगैरह रिपोर्ट नेक्स्ट विजिट डेट को मांगता है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होती है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट में नाम नहीं आता। तो लिस्ट में नाम नहीं आता तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि लिस्ट में नाम मिस हो जाता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुक के वहाँ पे दिखा सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप एम्स जाएँ पूरे सब्र के साथ जाएँ और पेशेंस रखें कि आपको वहाँ पे पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स उतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं हैं जितने कि पेशेंट्स के हिसाब से होने चाहिए, तो टाइम तो ज़्यादा ऑब्वियस लगता ही है। तो ठीक इस तरह हमारा प्रोसेस चालू हुआ। और दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो कई चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेशंस कई हमें फेस करने पड़ते हैं। सपोज़ दैट कभी-कभी ऐसा भी होता है
कि हम लेके पेशेंट को गए और पेशेंट वहाँ पे सडन बीमार हो गया या बेहोश होकर गिर गया। इस कंडीशन में आप उस पेशेंट्स को ले जाके इमरजेंसी में दिखा सकते हैं और वहाँ पे इमरजेंसी में तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बट अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये बात ध्यान रखें कि ओपीडी का डॉक्टर कभी भी इमरजेंसी पेशेंट को नहीं देखेगा। तो इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे करके हमारी माताजी का ट्रीटमेंट चालू हुआ और दिसंबर 2019 में जाके उनकी सर्जरी के लिए उनको अक्टूबर 2019 में उनको फर्स्ट कीमो दिया गया। कीमोथेरेपी के लिए क्या किया गया कि डॉक्टर ने उनका प्लान किया, उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी तो उनको पता चला कि इनको कीमोथेरेपी देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो कैंसर स्टेज था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो उन्होंने पहले 3 कीमो दी दोस्तों, तीनों कीमो 21-21 दिन की लगी और उसके बाद डॉक्टर का प्लान हुआ कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा जिससे उनका जिस एरिया में जिस पार्ट में इनका कैंसर है उनको काट के बाहर निकाला जाएगा। ठीक उसके बाद इनका ऑपरेशन प्लान हुआ दिसंबर 2019 में इनका ऑपरेशन प्लान हुआ। दोस्तों ऑपरेशन के टाइम में जब रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं और पेशेंट की मेंटल कंडीशन और हेल्थ थोड़ी सही होती है जब भी ऑपरेशन प्लान करते हैं क्योंकि ये बड़ा हैवी ऑपरेशन होता है कैंसर का। और अगर ओवेरियन कैंसर है तो ये गायनोलॉजी में ही इसका ऑपरेशन होता है। तो जब कैंसर डॉक्टर ने इनको देखा कि हाँ इनका ओवेरियन कैंसर है तो उन्होंने फिर वापस इनको रेफ़र किया राजकुमारी अमृतकर गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इनका ऑपरेशन प्लान हुआ। ऑपरेशन से एक दिन पहले इनको एडमिट किया गया और अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 दिन लगे इनको पूरी तरीके से डिस्चार्ज होते होते और डिस्चार्ज होने के बाद ये वापस घर आई और उसके बाद से इनको फिर 21-21 दिन का साइकिल का कीमो होता है इनको दिया गया। अब दोस्तों ये चीज़ तो हमने आपको बता दी बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई मेडिसिन्स या कई दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कि हमें बाहर से लेनी पड़ती है जो कि एंड टाइम पे कभी कभार वहाँ अंदर नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियली भी हमें फेस करना पड़ता है। बट अगर हम थोड़ा हिम्मत रखें और थोड़ा समय दें तो ऐसा नहीं है, हम काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट्स को और उसकी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं और होपफुली कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका 10-10 12 साल से कीमो चल रहा है और वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको ब्लड टेस्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा कि कैसे टेस्ट होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, सीटी स्कैन कैसे होता है या आपको कोई रियायत चाहिए होती है या किसी टेस्ट में कोई छूट चाहिए होती है तो वो कैसे मिलता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी एम्स से जुड़े जो भी वीडियो है मैं आगे डाल सकूं और आप इसको फॉलो कर सकें जिससे कि आपको भी एम्स में जाते समय आपको आसानी हो। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।